अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त दिन भर के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। बुलेटिन की शुरुआत आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी के साथ हुई मीटिंग से करते हैं। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोक कल्याण मार्ग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल सरकारी रहायशगाह पर उनके साथ मीटिंग की। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ उमर अब्दुल्ला की यह मीटिंग 30 मिनट तक जारी रही और इस दौरान मीटिंग में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के दरमियान पहलगाम हमला और इसके बाद जम्मू कश्मीर की में सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ दीगर अहम अमूर ज़ेर गौर आए। आपको बता दें कि यह मीटिंग वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की पहलगाम हमले के बाद इस तरह की पहली मीटिंग है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को इससे कबल जो LG मनोज सिन्हा की जानिब से असम्बली का खुसूसी सेशन पहलगाम हमले के सिलसिले में बुलाया गया था असम्बली में, और इस दौरान वहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा था कि इस वक्त वो अगर वज़ीर आज़म से रियासती दर्जे की बहाली की मांग करेंगे तो इस तरीके की जो सियासत है उसमें वो नहीं पड़ेंगे, और इस वक्त वह ऐसी कोई भी मांग मुतालबा मरकज़ी सरकार से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो माजी में उन्होंने रियासती दर्जे की मांग की है और आगे भी करेंगे, ताहम इस मरतबा वो पहलगाम हमले को लेकर पहलगाम हमले का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की कोई मांग नहीं करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म के साथ उमर अब्दुल्ला की ये मीटिंग पहली थी पहलगाम हमले के बाद, जो 30 मिनट तक वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर जारी रही। इस हवाले से अभी तक अगरचे इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं, ताहम अभी तक जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उनके मुताबिक इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की पैदाशुदा सूरत हाल और इसके साथ साथ पहलगाम हमले पर बात हुई, साथ साथ दीगर कई अमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। उधर जम्मू कश्मीर में आज NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से दिए गए बयान पर नई सियासी जंग छिड़ गई है। आज एक मीडिया इदारे को दिए गए इंटरव्यू में जब एक सवाल डॉक्टर फारूक से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि पहलगाम हमले में मुकामी सपोर्ट भी हमलावरों को मिला होगा, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने जवाब में कहा कि ऐसे हमले तभी हो सकते हैं जब उन्हें यहाँ का साथ मिले। वहीं उन्होंने कहा कि तब तक ऐसे हमले नहीं हो सकते जब तक उन्हें यहाँ मुकामी। डॉक्टर फारूक ने मसूद अजहर की रिहाई को बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि हो सकता है कि उनका भी इस हमले में हाथ हो। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए किस तरह आए, मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा, मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिससे बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे MLA को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था, मगर वो जहाज ले गए थे कंधार और उसमें हमारा। उधर इस बयान पर शदीद रद्दअमल देते हुए PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। महबूबा मुफ्ती ने एक्सपर्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान एक वीडियो बयान शेयर करते हुए कहा कि एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से और वह भी एक कश्मीरी होने के नाते उनका ये बयान तकसीम पैदा करने वाले बयानियों को हवा दे सकता है और कुछ मीडिया चैनल्स को ये मौका फराहम करता है कि वो कश्मीरियों और मुसलमानों को मज़ीद बदनाम और निशाना बनाएं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह न सिर्फ गुमराह कुन है बल्कि एक ऐसे वक्त में इंतहाई ख़तरनाक भी है जब जम्मू कश्मीर के तलबा और ताजरों को पहले ही बढ़ते हुए ख़तरात और हमलों का सामना है। PDP सदर ने मज़ीद कहा कि हमें हिमांशी नरवाल से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने शौहर को खोने के बावजूद भी भारतीयों से अपील की कि कश्मीरियों या मुसलमानों को मौरद इल्ज़ाम न ठहराएं और न उन्हें निशाना बनाएं।
उधर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल देते हुए एनसी तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के बयान को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरियों का अपने बयान में कहीं जिक्र ही नहीं किया है, न मुकामी लोगों का। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि वो खुद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुकी हैं और उन्हें इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए बयान वापस लेने की मांग की। महबूबा मुफ्ती साहिबा झूठ बोल रही हैं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक वजीर आला इतना झूठ बोलेंगी अपनी दांत से। मुझे हैरानी होती है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कश्मीरी, कहीं ये मेंशन नहीं किया लोकल। उन्होंने कहा सपोर्ट, और सपोर्ट किसी भी किस्म का हो सकता है और कहीं से भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अफसोस होता है मुझे, जहां आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन ताजर स्टूडेंट्स बाहर हैं उनको बचाया जाए, जानबूझ के ये ट्वीट करके कश्मीरियों का नाम लेकर इनको ये दिखाना कि किसी लीडर ने ऐसी बात की, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। उनको माफी मांगनी चाहिए और अपना ट्वीट डाउन करना चाहिए, या तो फिर दिखाएं कि उनने कहां, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहां कश्मीरियों का नाम या लोकल्स का नाम लिया है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, और यही सियासत, यही नीची सियासत ये लोग खेल रहे हैं, जहां आज हमारे कश्मीरी लोगों पे हमला हो रहा है। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत ही गंदी टेस्ट में है और उनको माफी मांग। उधर दूसरी तरफ से अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर हबीब ने डॉक्टर फारूक के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमें बताएं कि जम्मू कश्मीर या वादी कश्मीर के किस शख्स ने, किन लोगों ने इन हमलावरों की हिमायत की है या उनकी मदद की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी ने बिला लिहाज मजहब व मसलक इस हमले की मजम्मत ही नहीं की, बल्कि सड़कों पर भी निकल कर इस हमले के खिलाफ कड़े अल्फाज में मजम्मत की और एहतजाज भी किया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कायद है वो इस कौम पे मेहरबानी करे, वो हम पे मेहरबानी करे, कम से कम वो ये बताएं कि किन्होंने सपोर्ट किया। अगर वो बताते हैं कि यहाँ का सपोर्ट, यहाँ के सपोर्ट के बगैर ये दिल खराश वाक़या नहीं होगा, जिसका हमें अफसोस है, जिसके लिए हम रो रहे हैं। पूरा कश्मीर बाहर आया, पूरे कश्मीर के जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने उस पर एहतजाज किया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया, और आज भी हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। उन कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन बदकिस्मती, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब को ये पता है कि यहाँ का सपोर्ट लाजमी, तो उसको बता देना चाहिए कौम को कि सपोर्ट किसने किया, और ताकि उनको सज़ा मिले, जल्द से जल्द सज़ा मिले, और पूरा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पे जो बदनुमा दाग हो वो जल्द से जल्द। उधर दूसरी तरफ से हिंद पाक कशीदगी के बीच कर्नाटका के अक़लियती बहबूद के वजीर ज़मीर अहमद खान का एक मुज़हिका ख़ैज़ बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बना हुआ है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मुज़हिका ख़ैज़ और मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह उन्हें इजाज़त दें तो वो ख़ुदकुश हमलावर बनकर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे दर्दनाक मौके पर अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उन्हें मौका दे तो वो सरहद पार जाकर लड़ने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी और शाह मुझे खुदकुश बम दे, मैं बांध कर पाकिस्तान जाऊंगा और हमला करूंगा। ನಾವು ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭಾಳ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಡೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ. ಬೇಕಾದರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಪನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲಿ, ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗತಿ ಇದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ और अमित शाह ಕೊಳ್ಳಿ, अल्लाह ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು। उधर मरकजी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आज एक और कदम लेते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तान से तमाम किस्म के अशिया की दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इस पाबंदी का इतलाक़ पाकिस्तान से उन
अशिया पर भी होगा जो भारत के रास्ते किसी और जगह से भेजे जा रहे हैं। मरकजी सन्नत और तिजारत की वजारत की एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की जानिब से आज एक इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान से आने वाली या बरामद होने वाली तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता या भारत के रास्ते ऐसे सामान की आमद और रफ्त पर कल से यानी 4 मई से मुकम्मल पाबंदी होगी। इस पाबंदी का इतलाक उन तमाम अशिया पर भी होगा जो वहाँ से आज़ादाना तौर पर मंगवाई जा सकती हैं या किसी दीगर ज़रिए से ख़रीदी जा सकती हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये फ़ैसला कौमी सलामती और अवामी पॉलिसी के मफाद में लिया गया है। आपको बताते चलें कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में ज़रूरी तरामीम नोटिफाई भी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि गुज़श्ता बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में कमी भी देखने को मिली है। उधर दूसरी तरफ से आज यूरोपीय यूनियन की जानिब से हिंद पाक कशीदगी पर रद्द अमल देखने को मिला है और इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने दोनों ममालिक पर बातचीत के जरिए मामले को हल करने और तहम्मुल बरतने की अपील की है। इस हवाले से आज यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काजा कालिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अब दोनों ममालिक के रहनुमाओं के साथ अलग अलग फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ख़तरनाक है और सूरत हाल के बढ़ने से किसी को मदद नहीं मिलती। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तशवीशनाक है। मैं दोनों फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त करती हूँ। उन्होंने इसहाक डार और जयशंकर के एक्स हैंडल्स को टैग करते हुए लिखा कि उन्होंने ये बातें इन दोनों रहनुमाओं के साथ की हैं। वहीं दूसरी तरफ से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहिरों की सख्त मज़म्मत का आज एक अलग पोस्ट में खैर मकदम किया है। भाजपा सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी ही ज़ुबान में मरकज़ी सरकार जवाब देगी और वज़ीर आज़म ने इसका वादा भी दिया है। बांडीपोरा में एक ताज़ियती मजलिस के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ारूक अब्दुल्ला बीजेपी के कौमी एजेंडे की अगर हिमायत करते हैं तो हम इनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने बयानात पर कायम रहना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए रखे हुए और सिंध ताउस माहिदे पर नज़रसानी भारत के अवाम के हक़ में है। पाकिस्तान कंफ्यूज है, डरा हुआ है, खौफ में है अपनी करतूतों से। जिस दरिंदगी का मुजाहिरा, जिस दरिंदगी को उन्होंने प्रस्तुत 22 अप्रैल को किया, इससे बड़ी गिरावट इंसानियत की कोई और हो नहीं सकती है। एक बीवी के सामने उसके शोहर को गोलियों से छल नहीं करना, एक बेटे के सामने उसके बाप को छल नहीं करना, इससे गिरी हुई हरकत कोई और हो नहीं सकती। लेकिन उसे पता है कि इस वक्त भारत में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है, किसी कीमत पे भी नहीं बख्शेंगे। ये आप मान के लीजिए, चाहे मैं बांडीपुरा के इस छोटे से कोने में आज आपको बता रहा हूँ, आप यकीन माने भारत सरकार उन गुनहगारों को किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी नज़रिए से इसका मेरा मतलब निकालें, लेकिन मैं बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूँ, हमारी सरकार, हमारे वजीर दाखिला जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कोई लाइटली न लें। जो कहा है कि जो भी इस पहलगाम हमले में मुलव्वस हुए हैं वो किसी भी शक्ल में होंगे, उन्हें चुन चुन के मारा जाएगा, दफन किया जाएगा। और इस आतंक उधर वजीर आज़म के दफ्तर के PMO और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रामबन का दौरा किया और इंतज़ामी अफसरान के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान मकामी लोगों से भी उन्होंने बातचीत की और इस दौरान पैदाशुदा 20 अप्रैल को बादल फटने के बाद के से जो पैदाशुदा सूरत हाल थी उसका भी उन्होंने अफसरान से तफसीली तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जितेंद्र ने इस दौरान यकीन दहानी कराई कि बारिशों से मुतासर इलाकों को जल्द इमदाद मिलेगी और ज़िला इंतज़ामी कारकर्दगी को भी उन्होंने इस दौरान सराहा। वहीं उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारिशों या ज़लज़ले की पेशगोई के आलात रामबन और बानहाल में लगाने का भी वादा दिया। राहत के काम है वो जारी हैं। कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन यूटी सरकार की ओर से भी और मरकजी सरकार की ओर से भी पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो
जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ एक दुकानें ज़ाया गई हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारी से अपना काम धंधा शुरू कर सके। मोदी जी बजाते खुद भी इस इलाके को लेकर के हमेशा बड़ी चिंता भी करते हैं, इसको बड़ी तरजीह भी देते हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये कहना है कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके जो पिछड़ गए, जिनको उस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, उनको बराबर की तवज्जो दे करके उनको। उधर एनसी रुकने असेंबली सज्जाद शाहीन और एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दौरे को खुशाइन करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों से मुतासर अफराद की बाज़ाबादकारी में वक्त लग सकता है, ताहम ये दौरा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दौरे की कड़ी है, जिसके तहत इंतज़ामिया अवाम के दरमियान पहुँच रही है और पसमानदा इलाकों के मुतासरीन से बराह रास्त बात की जा रही है। सज्जाद शाहीन और अर्जुन सिंह राजू ने कहा कि बहुत जल्द मरकज़ी और जम्मू कश्मीर हुकूमत मिलकर एक लाहे अमल तैयार करेगी ताकि अवाम को कुदरती आफात से नुकसान की भरपाई की जा सके। जिसमें बनिहाल और गूर में हिल स्टॉर्म से बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज हो गया और फ्लैश फ्लड से रामबन के अंदर डैमेज हो गया, धर्मकोट के अंदर डैमेज हो गया। और मैं आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की आमद पे उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पे आके रिव्यू मीटिंग ली, और साथ ही साथ में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, जो पहले दिन से ही जो बहुत सीरियसली जुड़े हुए थे। कोशिश सबकी यही है कि लोगों का रिहेबिलिटेशन हो, उनका रिलीफ जो काम है उसको एक्सपेडाइट किया जा सके, ताकि लोग अपनी जिंदगियों को एक दफा फिर असर नो शुरू कर सकें। तो आज उसी ज़माने में जो आज की भी ये मीटिंग थी, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के सामने सबने अपनी। उधर रुकने असेंबली बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने आज अपोजिशन लीडरान के उन दावों को सख्ती से मुस्तरद किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत के क़याम के बाद बांडीपुरा में तामीर और तरक्की का अमल रुक गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तामीर और तरक्की पहले की हुकूमतों ने की थी और इसी तसलसल के साथ आज की मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी तामीर और तरक्की का सिलसिला बांडीपुरा में जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर इन तमाम इलाकों में काम कर रही है जहाँ हंगामी बुनियादों पर तरक्याती कामों की ज़रूरत है। बजट पास हुआ अप्रैल में, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग्स हुई नहीं, अभी एमएलएज़ के पास कैपेक्स एक या दूसरा उनकी रिकमेंडेशंस के लिए आया नहीं है, अभी पीआरआई से कंसल्टेशन हुई नहीं है। तो डेवलपमेंट जो पुराना चल रहा है, पेंडिंग स्कीम्स, उन पर काम जारी है। जो नए स्कीम्स आने हैं उनके लिए एक प्रोसीजर है ना अप्रूवल का। लोगों से हम ये अपील करेंगे कि लोगों की हित में काम होना है। बजट पास हुआ है, पैसा ईयर मार्क हुआ है, काम आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जहाँ जहाँ इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ इमरजेंसी लेवल पे काम होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होते हैं प्रोजेक्ट्स, सड़कों की मरम्मत है, लोग मैग्डमाइजेशन ढूंढते हैं, कभी कभी अपग्रेडेशन के बगैर। अपग्रेडेशन ना हो तो मैग्डमाइजेशन कहाँ होगा। कहीं पुल बनाना है, एक दिन में तो बनेगा नहीं, इसके लिए एक तरीका होता है। लिहाजा ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल गलत है, और लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा। उधर मैरिज असिस्टेंस स्कीम में 8वीं जमात को लाजमी करार देने के फैसले की मुखालफत करते हुए अपनी पार्टी सीनियर लीडर जफर हबीब ने इसे बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि शादी के लिए तालीम नहीं बल्कि बालिग होना ज़रूरी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से इस फैसले पर नज़रसानी की अपील करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। ये एक बदकिस्मती है, आज तक जहाँ पर भी निकाह होते हैं या निकाह होते आए हैं, निकाह और भी होंगे, वहाँ पे अगर उसका निकाह में हमें ज़रूरी महर होता है, निकाह में वारिस ज़रूरी होता है, नाम ज़रूरी होता है, और तालीम का कोई क्लास नहीं है निकाह में। निकाह में तालीम का कोई क्लास नहीं है। जहाँ तक मुझे ये जो मैरिज असिस्टेंस का ताल्लुक़ है, इसमें जो पहले 50,000 था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जब इन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के बोला कि हमने इसको 75,000 किया। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया
चाहे वो बिजली का था 200 यूनिट, चाहे वो गैस सिलेंडर्स थे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट था, और मैरिज असिस्टेंस का भी वही हाल है। 75,000 किया, लेकिन यहाँ से इन्होंने 8th पास रखा। एक गरीब जो एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है और इसलिए वो आपके पास आता है, उसकी शादी के लिए आपसे मदद मांगता है, और आपने उसको रखा है कि आपका बच्चा जब 8th तक उसने तालीम पढ़ी होगी तभी जाके उसको ये राहत मिलेगी। मुझे लगता है ये नहायत ही बदकिस्मती है, नाइंसाफ़ी है, इसको फ़ौरन हटा देना चाहिए। मैरिज के लिए 8वीं जमात पास होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए बालिग होना ज़रूरी है। उधर आज आलमी आज़ादी सहाफ़त के मौके पर सीनियर सहाफ़ी इमदाद साकी ने सहाफ़त को अजीम पेशा करार देते हुए कहा कि आज की सहाफ़त का वक़ार कम हुआ है। उन्होंने सहाफ़ियों से इस दौरान गैर जानिबदाराना तरीक़े से रिपोर्टिंग करने पर ज़ोर दिया। जो सहाफ़त के नाम से इस दिन को याद किया जा रहा है, मैं यही कहूँगा कि सहाफ़त एक अजीम और बावकार पेशा है, और इसकी अज़मत एक ऐसी अज़मत है जो न सिर्फ मुल्क, कौम और बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक ऐसी राह दिखाता है जो मुस्तक़बल और इसकी राहें तयन करती है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आजकल हो रहा है सहाफ़त के साथ, उसमें न सिर्फ मैं बहैसियत सहाफ़ी बल्कि सरकार भी और इसके कुछ दूसरे हजरात भी ज़िम्मेदार हैं, जो इसके विकार को ज़ख्म पहुंच रहा है, और सहाफ़त का जो बुलंद विकार था, जो इसकी अज़मत थी, वो विकार बहुत कम हो रहा है। लेकिन हमें ये चाहिए, बहैसियत सहाफ़ी में कहूँगा कि हमें अपने विकार को बुलंद करना चाहिए, और जो सहाफ़त का ये अजीम पेशा है उसके लिए एक अनबैस्ड तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और सही मानों में लोगों की तर्जुमानी होनी चाहिए। देखिए, ये हमारा मतलब मैं ये कहूँगा कि इसकी ज़िम्मेदार सरकार है। पहले यह इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था और एक कदगन लगी रहती थी, तो एक खसूसी एक तबका जो है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वेरिफिकेशन हुआ करती थी, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो मुझे लगता है डिफंक्ट हो चुका है। पहले जो भी न्यूज़ आती थी, पेपर में आती थी, उसकी सुनवाई होती थी, बाज़ाब्ते एक सेक्शन हुआ करता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, ताकि उसकी जो भी किसी के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो उसको अंजाम दिया जाता था, और बेशते सरकार एक कदगन लगी रहती थी और अकाउंटेबिलिटी रहती थी, जो आजकल नहीं है। यही वजह है कि आज जिसने भी अपना ये कैमरा उठाया, फ़ोन उठाया, वो सहाफ़ी बन चुका है। नाज़रीन, ये था आज का दिन भर। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।